और इस वजह से रशियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो कि उन ड्रोन्स को जाम करने की कोशिश कर रहा था, ये जाम नहीं हो पाए। इनके के सिस्टम को एक्टिवेट किया गया और ऑटोमेटिकली बहुत ही साइलेंट तरीके से इनकी छत खुलती है दोस्तों, और साइलेंट तरीके से ड्रोन्स हवा में उड़ते हैं। यूक्रेनियंस ने बहुत ही ज्यादा चालाकी से इन ड्रोन लॉन्चिंग सिस्टम को डिजाइन किया, जो लगता एक खाली ट्रक जैसा था, बट इन ट्रक्स के अंदर प्रॉपर ड्रोन लॉन्चिंग सिस्टम था। और ये सिस्टम दिखने में खाली एक आम बग्गी जैसा दिखता था जो ट्रक्स के पीछे लगाई जाती है, बट इनके अंदर अलग से बैटरी कंट्रोलर सिस्टम्स थे, और इनकी छत भी दोस्तों ऑटोमेटिकली ही ओपन होती थी कमांड देने पर। और ये सिस्टम इतना ज्यादा स्मार्ट था दोस्तों कि ड्रोन्स चाहे वर्टिकली टेक ऑफ कर सकते थे और चाहे लेटरल टेक ऑफ कर सकते थे, जैसे उनको कमांड दिया जाए। यूक्रेन ने ये ट्रक्स को रशिया के अंदर स्मगल करवाया और जो इंपॉर्टेंट एयर बेसिस थे उनके पास या 1-2 किलोमीटर दूर इनको खड़ा कर दिया। और दोस्तों ये 1-2 हफ्ते तक ऐसे ही इनएक्टिव पोजीशन में रहे। जब इनको कमांड देना था तो एनक्रिप्टेड मैसेज के थ्रू इनमें कमांड दिया गया, इनके सिस्टम को एक्टिवेट किया गया, और ऑटोमेटिकली बहुत ही साइलेंट तरीके से इनकी छत खुलती है दोस्तों, और साइलेंट तरीके से ड्रोन्स हवा में उड़ते हैं, कुछ वर्टिकली उड़ते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टली निकलते हैं दोस्तों। क्योंकि ये जो ट्रक्स थे ये टारगेट साइट के बिल्कुल 1 या 2 किलोमीटर दूरी पे ही थे, तो रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं हो पाया। ऑपरेटर्स ने इन पर कैमरा फिट कर रखे थे जिससे ये लाइव फुटेज व्यू देख सकते थे, और इस रियल टाइम कंट्रोल से इन्होंने एयरक्राफ्ट, फ्यूल डिपोज और रेडार सिस्टम को हिट किया। और इस स्ट्राइक के बाद दोस्तों दुनिया में बहुत ज्यादा मॉडर्न वॉरफेयर को लेकर सिनेरियो बदल चुका है। अभी तक हम लोग सोचते थे कि ड्रोन्स एक आर्मी के लिए फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं, बट ऑपरेशन सिंदूर और इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद अब दुनिया में नैरेटिव ये है कि असली लड़ाई ड्रोन से ही है, और अब ड्रोन्स को सिर्फ एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप से नहीं देखा जाता। टारगेटेड एरियाज कौन से थे दोस्तों? ब्लेया एयरबेस साइबेरिया में, जो कि एक स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर्स जहां पे खड़े होते थे। इवानोवो एयरबेस मॉस्को के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता था ये। डेजिलेवो एयरबेस मॉस्को के साउथ में। आर्कटिक सिटी सेरेवोस्क न्यूक्लियर सबमरीन्स का बेस था। और लेनिया गुवा नेवल बेस मुरमास्क रीजन में पड़ता था। क्या है, ये बॉम्बर्स अब प्रोडक्शन में भी नहीं है, जिससे रशिया को और भी ज्यादा नुकसान हुआ है। और ये जो टारगेट्स थे दोस्तों TU-95 और TU-22M, ये वो बॉम्बर्स थे जो कि क्रूज मिसाइल भी लॉन्च कर सकते थे। A-50 एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम, जो रेडार डिटेक्शन, एयर कोऑर्डिनेशन के अंदर ऑपरेशंस में इसको यूज किया जाता था। यूक्रेनियंस ये कह रहे हैं कि उन्होंने 40 से ज्यादा एयरक्राफ्ट रशिया के खराब कर दिए या डिसेबल कर दिए, और कहा जा रहा है दोस्तों यूक्रेन अपने इन ड्रोन्स के अंदर ऑप्टिक फाइबर का यूज कर रहा था। अब ये ऑप्टिक फाइबर को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या समझो कि ना के बराबर होता है। अगर हम ड्रोन के डिजाइन की बात करें तो ड्रोन के अंदर एक आगे को कैमरा लगा रखा था और इसके 4 प्रोपेलर्स थे, और इन ड्रोन के नीचे वाली तरफ दोस्तों एक वॉरहेड लगाया गया था, और वॉरहेड के दोनों तरफ ऊपर और नीचे बैटरीज लगाई गई थी जिनसे ड्रोन को पावर मिल रही थी। लेकिन ऑप्टिक फाइबर का नुकसान एक था कि इनसे ड्रोन्स का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और इस हैवी वेट के कारण ये सिर्फ 1 माइल से ज्यादा ड्रोन्स उड़ नहीं सकते थे, बल्कि एवरेज जो एक ड्रोन की इनकी ताकत थी वो 5 माइल के आसपास थी, और इनकी रेंज भी बहुत ज्यादा कम हो गई थी। ऑन एवरेज ये उड़ सकते थे सिर्फ 15 या 20 मिनट तक, इसलिए इनको टारगेट्स के सिर्फ इतना ज्यादा पास रखा गया। ड्रोन की कंस्ट्रक्शन के अंदर इनका जो फ्रेम था दोस्तों वो एक कार्बन फाइबर से बनाया गया, जो कि लाइट वेट रहे और बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि किसी भी सिचुएशन में ये खराब ना हो। इसके अंदर एक मोटर थी और इसके अंदर 4 प्रोपेलर्स थे जो कि काउंटर डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, ताकि ड्रोन के अंदर वेट का डिस्ट्रीब्यूशन आराम से हो और इसमें एक स्टेबिलिटी भी रहे। इसके अंदर एक मदरबोर्ड था जो कि एक सेंट्रल प्रोसेसर का काम कर रहा था, जो कि कैटर के कमांड्स को रिसीव कर रहा था और मूवमेंट में मदद कर रहा था। ड्रोन के ऊपर एक बैटरी थी और इनकी हैवी मोटर थी, ताकि ये उतने हैवी ड्रोन्स को उठा सके, ताकि ये आराम से 20 से 30 मिनट तक हवा में रह सके। इनकी जो तारें थी दोस्तों ये एक्सपोज्ड थी, बाहर को थी इनकी तारें, जो कि बैटरी से मदरबोर्ड कनेक्ट कर रहा था और मदरबोर्ड से कैमरास को कनेक्ट कर रहा था, ताकि लाइव फुटेज से इनके जो ऑपरेटर्स थे उनको मैसेजेस मिलता रहे। यहाँ पर रशियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर था। यहाँ पर हमको एक नई चीज देखने को मिली है कि यूक्रेनियंस ने अपने ड्रोन्स के साथ एक सिग्नल ड्रोन्स भी भेजे साथ में, ताकि इनका सिग्नल जो है वो स्ट्रांग होता रहे, इनका कनेक्शन स्ट्रांग होता रहे। और इस वजह से रशियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो कि उन ड्रोन्स को जाम करने की कोशिश कर रहा था, ये जाम नहीं हो पाए। इनके नीचे जो वॉरहेड लगा हुआ था दोस्तों, कहा जा रहा है कि वो RPG का एक वॉरहेड था, जो कि पीसो
इलेक्ट्रिक ट्रिगर से काम करता है। पीसो इलेक्ट्रिक ट्रिगर क्या है? जब भी इन पर इम्पैक्ट पड़ता है जोर से, तो उस इम्पैक्ट से एक वोल्टेज क्रिएट होती है और इसी वोल्टेज से एक्सप्लोजन ट्रिगर हो पाता है। अब ताकि ये आरपीजीज वेस्ट ना हो या फिर इम्पैक्ट उस स्पीड से होना चाहिए ताकि उनका पीजो इलेक्ट्रिक काम करे, तो इसलिए यूक्रेनियंस ने इसके साथ एक मैनुअल ट्रिगर भी डाला था ताकि अगर इम्पैक्ट से एक्सप्लोजन ना हो तो मैन्युअली उनको ट्रिगर किया जा सके। अब बात आती है कि यूक्रेन ने स्पेसिफिक इन्हीं एयरक्राफ्ट को टारगेट क्यों किया, क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी और पास्ट ऑपरेशंस में रशिया ने इन्हीं एयरप्लेन से यूक्रेन को डोमिनेट किया था। सुनने में ये आया है कि रशिया फुल फॉर्म में वॉर में डिक्लेयर और अपना पूरा बदला लेगा। यूक्रेन ने इसको एक टेररिस्ट अटैक घोषित और एक्सपर्ट्स ने इसको रशिया का पर्ल हार्बर भी बताया है। हर एक देश के पास अपनी सिक्योरिटी करने का पूरा हक है। हर एक देश को अपनी सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और डिफेंस को कायम रख है और रशिया के पास फुल राइट्स है कि वो अपनी सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को बचा के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।